हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, हेल्थ इशू के चलते कुछ दिन से मैं क्लासेस सही से नहीं ले पा रहा था, बट नाउ आई एम बेटर देन बिफोर। सो कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको क्लास देने के लिए। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोगी का कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। बिल्कुल स्किप मत करना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस को मैं आपको ऐसे समझाऊंगा आपका दिल दिमाग दोनों में बैठ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना, सारा क्वेश्चंस को देखना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाइल डूइंग साइलेंट रीडिंग which one of the following aspect is the least promoted fact among the learner। दोस्तों, एक फॉर्मूला है कि जब तक आप क्वेश्चंस को सही से नहीं समझोगे, कृपया करके आप आंसर की तरफ मत जाओ, खास करके इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपका मदर टंग नहीं है, आपका मातृभाषा नहीं है। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को समझो। अगर आप 100% भी नहीं, अगर आप 80% भी क्वेश्चन को समझ जाओगे ना, तो आप सही से आंसर दे पाओगे। और अगर बिना समझे क्वेश्चंस को, अगर बिना समझे अगर आप आंसर की तरफ आप जाओगे, तो आप अपना समय बर्बाद करोगे और आपका आंसर भी रॉन्ग होगा। ठीक है, इसीलिए खास करके इंग्लिश में क्वेश्चंस को आपको 2 बार पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग जो होगा वो मजबूती होगा। अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो नो नीड टू रिपीट। अगर आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है तो इंग्लिश को, खास करके इंग्लिश क्वेश्चंस को आप 2 बार पढ़िए। उससे क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा और आप सही आंसर दे पाओगे। ठीक है, देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि व्हाइल डूइंग साइलेंट रीडिंग, जब साइलेंट रीडिंग होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज द लिस्ट, मतलब सबसे कम प्रोमोट करते हैं फैक्टर एमंग द लर्नर, लर्नर का बीच में। ठीक है, क्या है, यूज डिक्शनरी फॉर द न्यू वर्ड। इसको हम लोग होल्ड में रखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि चारों में से कौन सा हम लोग ज्यादा प्रोमोट नहीं करते हैं। किस केस में? साइलेंट रीडिंग में। साइलेंट रीडिंग में खास करके क्या होता है, बच्चा क्या करता है, मन मन में पढ़ता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। बिल्कुल सही है, साइलेंट रीडिंग में स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं, समझते हैं, सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो पॉइंट नंबर 2 जो हो ये नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, अंडरस्टैंड द बेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड। हम लोग क्या करते हैं साइलेंट रीडिंग में, क्या करते हैं, बेस्ट पॉसिबल मतलब जिस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, जिस वर्ड को पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं बेस्ट पॉसिबल में। ठीक है ना, तो ये भी गलत है। ये क्यों गलत है, इसको हम लोग लिस्ट प्रोमोट, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, सबसे कम प्रोमोट हम लोग करते हैं, यानी कि ये भी ये सही है, ये हम लोग करते हैं। पॉइंट नंबर 2 भी जो है, हम लोग मीनिंग को, हम लोग वर्ड को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ये भी नहीं होगा। 4 क्या बोल रहा है, मूविंग आई, हम लोग आंख को इधर उधर मूव करते हैं, विथ हेड मूवमेंट मतलब मुंडी को भी हम लोग हिलाते हैं, ये भी नहीं होगा। सबसे कम यूज जिसका होता है, सबसे कम प्रोमोट हम लोग किसको करते हैं, डिक्शनरी का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द न्यू वर्ड, जो कि गलत है। साइलेंट रीडिंग में हम लोग हमेशा डिक्शनरी का यूज हम लोग नहीं करते हैं टू आइडेंटिफाई द न्यू वर्ड। तो लिस्ट मतलब कम से कम प्रोमोट, तो सबसे कम से कम प्रोमोट कौन सा होगा ये होगा पॉइंट नंबर 1। दोस्तों देखो, मैं आपको इतना डिटेल्स में इसीलिए समझा रहा हूं कि इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको दिल दिमाग दोनों से समझ जाओगे कि क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहा है, और रिलेटेड टू इस क्वेश्चंस अगर पूछेगा कोई दूसरा क्वेश्चंस भी, तो यू कैन गिव द आंसर्स इन ए प्रॉपर वे। ठीक है, तो लिस्ट प्रोमोट, सबसे कम प्रोमोट, सबसे कम कौन सा यूज होता है ना, डिक्शनरी का यूज होता है टू फाइंड आउट द न्यू वर्ड। किस में? साइलेंट रीडिंग में। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ये मेरा हक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, रीडिंग कंप्रीहेंशन फॉर आंसिन पैसेज कैन बी अंडरस्टैंड इन द बेस्ट वे ऑफ लर्नर। क्वेश्चंस को पढ़ के सबसे पहले समझने का कोशिश करो। रीडिंग कंप्रीहेंशन मतलब पढ़ के समझना, कंप्रीहेंशन मतलब समझना, पढ़ के समझना। फॉर आंसिन पैसेज, आंसिन पैसेज में, आंसिन पैसेज को पढ़ के समझने में कौन सा सबसे बेस्ट वे है, कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, रास्ता है फॉर द लर्नर के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप समझ गए ना, तो अभी आप रिलेटेड टू आंसर आप 80% आप क्लियर हो गए। ठीक है, अब जब आप ऑप्शन को पढ़ोगे तो यू कैन गिव द प्रॉपर आंसर। अगर आप बिना पढ़े, बिना समझे पढ़ोगे तो एक बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन 100% आपको नहीं समझ में आएगा, आंसर सॉरी क्वेश्चंस। इसीलिए फिर से बता रहा हूं,
इंग्लिश का केस में आपको 2 बार पढ़ना है, उसके बाद आप आंसर की तरफ जाओगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन फॉर अनसीन पैसेज कैन बी अंडरस्टूड इन द बेस्ट वे ऑफ लर्नर। लर्नर का सबसे बेस्ट वे समझने के लिए, किसको, अनसीन पैसेज को, किसके लिए, कंप्रीहेंशन रीडिंग में, मतलब पढ़ के समझने के लिए कौन सा बेस्ट वे है, कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है। ठीक है, देखो रीडिंग लाउडली, कंप्रीहेंशन को जब पढ़ेंगे हम लोग लाउडली पढ़ेंगे, ये गलत है, नहीं पढ़ना है। यूज डिक्शनरी फॉर द इंटरप्रेट डिफिकल्ट वर्ड को समझने के लिए हम लोग डिक्शनरी का यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं। यूज एक्सटेंसिव रीडिंग इन अनसीन पैसेज, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है ना, रीड साइलेंटली। हम लोगों को अनसीन पैसेज जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइलेंटली रीड करते हैं, मन मन में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हम लोगों को समझ में ज्यादा आता है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग इज डन ड्यूरिंग दिस डैश स्किल्स। देखो दोस्तों, 2 चीज है, एक होता है नोट मेकिंग होता है, एक होता है नोट टेकिंग होता है। ठीक है, समझो अच्छा से कि दोनों क्वेश्चंस अगर भी आएगा किसी तरीके से पूछेगा तो आप समझ आंसर दे सकते हो। द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग का प्रोसेस में इज डन ड्यूरिंग दिस डैश स्किल्स। कौन सा स्किल्स में नोट मेकिंग होता है? देखो नोट मेकिंग जब हम लोग करते हैं तब क्या करते हैं, नोट मेकिंग मतलब राइटिंग जो है वो 100% रहेगा ही, बिना लिखित आप नोट नहीं बना सकते हो। आप जो लिख रहे हो आप पढ़ के लिख रहे हो। जब आप कुछ चीज पढ़ते हो, सपोज दैट कोई किताब पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, आपको किताब जब पढ़ रहे हो वहां से आपको नोट बनाना है, तो डेफिनेटली वहां पे रीडिंग घुस रहा है, उसके साथ साथ आपका राइटिंग भी घुस रहा है। ठीक है, देखो नोट टेकिंग क्या होता है ना, नोट टेकिंग में नोट मतलब राइटिंग तो आएगा ही, टेकिंग मतलब क्या होता है, लिसनिंग में आ जाता है आपका। सपोज दैट आप कॉलेज में जब आपको क्लास दे रहे हैं टीचर, उस समय आप क्लास को सुन रहे हो और साथ में यू वर मेकिंग द नोट्स, तो उस केस में क्या होता है, आपका सही आंसर होता पॉइंट नंबर 2, क्योंकि वहां पे राइटिंग के साथ साथ लिसनिंग भी है। लेकिन नोट मेकिंग का केस में क्या होता है, यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, देन यू विल राइट द क्वेश्चंस, यू विल मेक द नोट्स। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, पॉइंट नंबर 1, यानी कि रीडिंग के साथ साथ यू हैव टू राइट। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। इंग्लिश जितना इजी है दुनिया में कोई लैंग्वेज उतना इजी नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो रिसेप्टिव स्किल्स आर कॉल्ड रिसेप्टिव। रिसेप्टिव स्किल्स को रिसेप्टिव बोला जाता है बिकॉज दीज स्किल्स आर हेल्पफुल इन। देखो रिसेप्टिव स्किल्स किसे बोलते हैं, जब मैं लैंग्वेज का क्लास करवाया था आपका, वहां पे बड़ी अच्छी तरीके से समझाया था कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या होता है। वैसे स्किल्स जहां से हम लोग कुछ चीज रिसीव करते हैं, ठीक है ना, तो रिसेप्टिव स्किल्स में क्या होता है, जब हम लोग रीडिंग करते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, और जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो कुछ चीज क्या करते हैं, हम लोग वहां से सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। साथ में जब हम लोग कुछ चीज लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग जब हम लोग कुछ चीज सुनते हैं, तो रीडिंग और लिसनिंग ये दोनों रिसेप्टिव स्किल्स हो गया। ठीक है ना, जब आप कुछ चीज लिख रहे हो और आप कुछ चीज बोल रहे हो, वहां से वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, कुछ चीज बनता है। इसलिए रिसेप्टिव स्किल्स का बात बोला जा रहा है। रिसेप्टिव स्किल्स में क्या होता है, पढ़ना, मतलब कुछ चीज आप अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, तो ये आपके लिए रिसेप्टिव स्किल्स हो गया है। आप जब फिजिकली इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश पैथागोगी जब आप पढ़ते हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया, पढ़ना जो हो गया वो भी रिसेप्टिव, क्योंकि अब किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझ रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो द रिसेप्टिव स्किल्स। ठीक है, देखो तो क्या है इसमें ऑप्शंस क्या बोल रहा है, रिसेप्टिव स्किल्स को रिसेप्टिव क्यों बोला जाता है, दिस स्किल्स आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिएटिव आइडिया, नोइंग द आइडिया ऑफ अदर, दूसरे का आइडिया को समझने के लिए। ठीक है ना, देखो रिसेप्टिव स्किल्स में क्या हो जाता है, मैं बोल रहा हूं कि पढ़ना जो है, कोई ना कोई किताब को कोई लिखा हुआ है, तो जो किताब को लिखा हुआ है उसका थॉट्स को, उसका व्यू को आप समझ रहे हो। ठीक है ना, यानी कि दूसरा का वो आइडिया हो गया, अब आप नहीं लिखे हो, दूसरा का आइडिया हो गया। लिसनिंग, जब आप सुनते हो क्लासरूम में, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं, तो यू आर लिसनिंग। सो जो आप लिसन कर रहे हो ना, यहाँ पे आप कुछ लर्निंग कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, मेरा थॉट, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा व्यू, वो चीज आप ले रहे हो। ठीक है ना, इसलिए इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 2 कि नोइंग द आइडिया ऑफ अदर, दूसरा का आइडिया को समझना है, ठीक है, जानना है। फिर से बता रहा हूं, अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका लाइक और कमेंट देख के
मुझे एनर्जी आता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है ना, उसका चरित्र नहीं है ये। कौन सा है, लैंग्वेज इज बॉर्न एक्टिविटी। क्या बोल रहा है, लैंग्वेज जो है ना वो पैदा होते ही वो आपका हो जाता है, मतलब पैदाइश, मतलब अगर हम लोग बोलें कि हेरिडिटी जेनेटिक से आता है तो एक गलत है, ठीक है ना। लैंग्वेज इज ए सिस्टम, बिल्कुल लैंग्वेज एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज वोकल है, एकदम सही है। लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, लैंग्वेज चेंजिंग होते रहता है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा सही आंसर नहीं है, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा चीज है जो आपका हेरिडिटी से नहीं आता है कि जो आप पैदा हुए और आपके साथ साथ लैंग्वेज आ जाता है, नहीं। अगर एक बच्चा पैदा होगा इंग्लैंड में तो इंग्लिश सीखेगा, इंडिया में पैदा होगा तो हिंदी सीखेगा, तो जेनेटिक से नहीं आता है लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 कि लैंग्वेज इज ए बोर्न एक्टिविटी। ये गलत है। ये क्या पूछ रहा है कि नॉट कैरेक्टर स्टेज। देखो क्वेश्चन को इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि आपको समझना जरूरी है। यहां पे क्या लिख दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर स्टेज। देखो बहुत सारे लड़का जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो उनका मिस हो जाता है नॉट वर्ड को, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को पढ़ के समझ लेता है यानी कि उसका 80% आंसर उसी में ही उसको मिल जाता है, क्वेश्चंस पढ़ने के साथ साथ ही, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश इज ए लैंग्वा फ्रेंका मीन्स। देखो लैंग्वा फ्रेंका का मतलब क्या होता है। लैंग्वा फ्रेंका का मतलब होता है मतलब लैंग्वेज के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा एक आदमी अपना थॉट को, अपना व्यू को दूसरा आदमी को बताता है। मतलब एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशंस, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशंस को हम लोग लैंग्वा फ्रेंका बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड लैंग्वेज 1 इज यूज वाइल टीचिंग। देखो क्वेश्चन इसीलिए अच्छा पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूं ना आपको, क्योंकि देखो यहां पे आ गया, यहां पे लैंग्वेज 1 का बात आ गया। लैंग्वेज 1 हम लोग किसको बोलते हैं, मदर टंग को ही हम लोग लैंग्वेज 1 बोलते हैं। टारगेट लैंग्वेज या तो L2 किसको बोलते हैं, जो टारगेट रहता है, जिसको हम लोगों को सीखना है, जिस लैंग्वेज को हम लोगों को सीखना है, जिसको हम लोगों को एक्वायर करना है, ठीक है ना, वो हो गया हम लोगों का L2 यानी कि टारगेट लैंग्वेज, ठीक है ना। फॉरेन लैंग्वेज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया। लेकिन लैंग्वेज 1 क्या होता है, हम लोगों का जो मदर टंग, जो मातृभाषा हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना, अपना एटमोस्फियर से, अपना फैमिली कल्चर से जो हम लोग सीखते हैं, मदर टंग मातृभाषा, वो हो गया लैंग्वेज 1, ठीक है ना। तो अभी 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 देखो बहुत स्टूडेंट्स क्या करेगा ना कि लैंग्वेज 1 को ध्यान नहीं देगा, ऊपर से निकल जाएगा इन विच मेथड लैंग्वेज 1 इज यूज वाइल टीचिंग। तो क्या बोल रहा है ना कि लैंग्वेज 1 का यूज होता है कौन सा मेथड में, पढ़ाते समय। क्वेश्चन आप समझ गए, अभी आंसर आप तुरंत दे दोगे। मैं ऑलरेडी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड समझा पढ़ा चुका हूं, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियो लैंग्वेज मेथड, सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूं। अगर नहीं देखे हो तो वीडियोज में जाओ तो सारे वीडियो देखो। मोर देन 280 अप्रोक्स 300 यानी कि 300 क्लासेस आर अवेलेबल ऑन माय चैनल, जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है। दिस चैनल इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर द जेटेट, ठीक है ना। सारी चीजें अवेलेबल है चैनल पे, जस्ट आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इन विच मेथड लैंग्वेज 1 इज यूज वाइल टीचिंग। लैंग्वेज 1 का यूज हम लोग करते हैं पढ़ाते समय, कौन सा मेथड में। देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन सा है, देखो सबसे पहला बात तो नहीं, बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज में पढ़ाई होगा। डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड में ओनली जो टारगेट लैंग्वेज रहता है उसी में ही आपको पढ़ाना है। मतलब अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं इंग्लिश क्लास में, अगर आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हो तो यू हैव टू टीच द क्लास इन इंग्लिश। आप वहां पे मदर टंग यूज नहीं कर सकते हो, टारगेट लैंग्वेज पे ही पढ़ाया जाता है, हो गया डायरेक्ट लैंग्वेज। ऑडियो लैंग्वेज मेथड भी मैं समझा चुका हूं। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि GTM मेथड जो होता है, ये आपका मातृभाषा में समझाया जाता है, मातृभाषा में ही एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए लैंग्वेज 1 का यूज होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। आशा करता हूं समझ में आ रहा है चीज सब आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, इन विच मेथड टीचर यूज रियल पिक्चर्स और डेमोन्स्ट्रेशन इज यूज टू टीच वोकेबुलरी। क्या बोल रहा है कि कौन सा मेथड में रियल चीज को, रियल वस्तु को क्लासरूम में पिक्चर के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा पढ़ाया जाता है, कौन सा। देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं होगा। सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल आपको क्लासरूम में समझाना है कि वॉच, घड़ी के बारे में, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि हाँ ये घड़ी है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड का बात करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या हो सकता है, उसको घड़ी को आपको दिखाने के लिए वॉच पढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको कोई एक पिक्चर
एक स्टूडेंट्स को एक रियल लाइफ का उसको पिक्चर दिखा के समझाना पड़ेगा कि ये वॉच है, तो बच्चा का दिमाग में घुसेगा कि नहीं ये घड़ी है जिसको हम जानते हैं, मेरा लैंग्वेज में, मेरा मातृभाषा में जानते हैं जिसको हम जानते हैं कि ये घड़ी है, इसको टारगेट लैंग्वेज में बोला जाता है वॉच। इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन रियल, आपको भी रियल चीज को या तो पिक्चर के द्वारा पढ़ाया जाता है। जिस मेथड को यूज करते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच मेथड लर्नर एक्ट अकॉर्डिंग टू कमेंट गिवन बाय द टीचर। देखो लर्नर एक्ट का जहां पे बात आ रहा है, स्टूडेंट टीचर जब क्लासरूम में क्लास लेते हैं वो कुछ भी चीज समझाते हैं और बच्चा स्टूडेंट जब रेस्पॉन्ड करता है तो उसको हम लोग टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। 15 मिनट का सेशन था। जितना भी मैं आपको क्वेश्चंस कराया हूं, आशा करता हूं कि आपको कंप्लीट समझ में आया है। रिलेटेड टू इस टाइप का क्वेश्चंस अगर आपको पूछेगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आज शाम को मैं लाऊंगा एक सीटेट का, कुछ दिन से एक वायरल पीडीएफ वायरल हो रहा था। मैं आज तक उसका वीडियो नहीं बना रहा था कि सीटेट का जो कोर्स मतलब एग्जाम पैटर्न हो, चाहे ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, वटेवर जो चेंज हुआ है, मैं आज तक नहीं बनाया था। रीजन है कि मुझे कुछ ऑथेंटिक नहीं मिल रहा था। लेकिन आज यानी कि कल शाम को ही सीटेट का होम पेज में उसका एक नोटिस आया हुआ है, जिसको मैं थोड़ी देर में ही एक दूसरा वीडियो में आपको डिटेल समझा दूंगा कि सीटेट में क्या चेंजिंग हो रहा है और हाउ यू विल मेक योर प्रिपरेशन, आप कैसे अपना तैयारी करोगे टू गेट ए गुड नंबर। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।